आ गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एंड यूरेनियम, तो क्या आएगा 1:1। और यही पूछते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज, मतलब रेडियस ऑफ आयरन एंड यूरेनियम, क्या बोलते हैं रेडियस के रेशियो बताओ। तो रेडियस के रेशियो के लिए क्या करते थे, कल पढ़ा था ना अपने, मास नंबर के क्या होगा पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, तो रेशियो निकाल लेंगे उसमें। आयरन का लिखा होगा ना, देखो आपको नाम से नहीं आएगा कभी, हमें बिल्कुल बकायदा सिंबल देंगे, है ना। मतलब अपन को ऐसा देंगे, अगर क्वेश्चन बोलेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ, इसका दे दिया मान लो एल्यूमिनियम, कितना नंबर होता है 12, 13 एल्यूमिनियम 26 एंड आयरन ही ले लो, कितना जाएगा फिर 26 Fe 26, अरे वो तो जो दे देंगे अपने, तो काय को परेशान होते हैं, पेपर में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा 27 लिख दो, कोई फर्क नहीं होता, तो लिखवा आएगा अपना, है ना। तो 13 एल्यूमिनियम ले लो चाहे तो 27, और ये हो गया आपके पास 26 Fe 56। इनका रेडियस का रेशियो भी बताना है और डेंसिटी का भी रेशियो। तो रेडियस का रेशियो क्या लिखेंगे, मतलब आर एल्यूमिनियम डिवाइड बाय आर आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल्यूमिनियम डिवाइड बाय ए आयरन की होल पावर कितनी हो जाएगी। क्यों लिखा अपन ने ऐसा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 56 की होल पावर, तो ये तो 3 होता है चलो, और 56 का नहीं पता, 4 का कितना होता है, तो 64, तो मतलब थोड़ा कम है, अंदाजन लगा लो इस पर, है ना। तो 3.8 के आसपास होगा, कितना होगा, तो ये अगर अपना 3 है तो ये लगभग कितना आ जाएगा अपना 3.8, है ना। 64 से कम होगा थोड़ा, तो हमने 3.8 के अप्रोक्सीमेटली ले लिया अपने पास, तो रेशियो निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग, है ना। ऐसे ही ये तो हुआ उसका डेंसिटी का रेशियो पूछते, ए एल्यूमिनियम रेशियो ए आयरन, आयरन की डेंसिटी ये आ जाता 1:, क्योंकि वो ए पे डिपेंड नहीं करता, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है फिक्स, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी के बाद है नेक्स्ट टॉपिक अपना, वो है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है अपने पास, कि जब भी कभी मान लो मेरे पास क्या है इंडिविजुअल न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अलग अलग है सब, है ना। ये क्या है अपने पास न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में न्यूक्लियॉन्स है अपने। अब इन सबको क्या करा अपन ने कंबाइंड किया, और कंबाइंड करके हमने क्या डिजाइन किया इनसे एक न्यूक्लियस, इनको कंबाइन करके हमने क्या निकाला एक न्यूक्लियस बनाया। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनका मास जो है टोटल मास वो पहले से कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा मेरे पास इसमें Z प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है अपने पास, और N है अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगर मैं इसका टोटल मास निकालूं तो कितना आएगा Z इंटू MP, एक प्रोटॉन का मास, प्लस N इंटू MN, फिर वही एक प्रोटॉन का मास, सॉरी न्यूट्रॉन का मास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 1 प्रोटॉन का मास, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इंटू, अब ये जो मास आया अपने पास ये तो ज्यादा मिला, किससे ज्यादा मिला, इस पूरे का मास निकाला अपने, मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना।
तो कुछ ना कुछ मास में क्या हो गया अपने पास, डिफरेंस आ गया। तो जो मास का डिफरेंस आया उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास। तो ये जो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस, क्या माइनस करना है अपन को, एम न्यूक्लियस। एन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड एम पी, अगर मेरे को मास नंबर पता होगा तो ए माइनस जेड, है ना। अगर मेरे जो एलिमेंट लिया वो एलिमेंट हमारा बना क्या, एक्स, ये वाला एलिमेंट बना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे हम, ए माइनस जेड इंटू एम एन, माइनस का क्या आ जाएगा, एम न्यूक्लियस, इस तरह। तो ये जो आया इसको क्या बोलते हैं अपन, मास डिफेक्ट, है ना। इसका मतलब मास डिफेक्ट क्या होगा, डेफिनेशन बोलेंगे तो द डिफरेंस ऑफ टोटल इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस, उनके डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट, है ना। कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड किसका डिफरेंस निकाला, मास ऑफ न्यूक्लियस, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट आया, तो ये मास कहीं ना कहीं तो जाता होगा, ऐसा नहीं मास डिस्ट्रॉय होकर कहीं कुछ भी नहीं बनता। तो हमें आइंस्टाइन ने बताया भाई कि जब मास का कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी, किस में कन्वर्ट होगा, और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं फिर बाइंडिंग एनर्जी, है ना। क्या बोलेंगे उसको। तो अब अपन यही देख लेते हैं, अगला टॉपिक क्या जाएगा अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी पेयर पॉइंट यही है अपने पास, क्या है अपने पास, कि द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स in free state is more than mass of nucleus made by them, ठीक है ना। So the difference of mass, इसको क्या बोला था अपन ने, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैंने, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इसी का नाम क्या दिया अपन ने, मास डिफेक्ट। और दिस मास डिफेक्ट converts into energy which bind the neutrons and protons in the nucleus, which known as, क्या बोलते हैं उसको अपन, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। उसी का नाम क्या रखा अपन ने, बाइंडिंग एनर्जी। उल्टा भी बोल सकते हैं ऐसा, मैंने कहा न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या रखा अपन ने, बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को भी क्या बोलोगे आप, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। क्योंकि जो बांध के रख रहा है उतनी एनर्जी दे दो तो वो टूट जाएंगे, है ना। तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा अपने पास, कि किसी भी न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दें ताकि उसके जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो उससे क्या हो जाए, अपने पास अलग हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे आप, बाइंडिंग एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या हो जाएगा आपके पास, टू इमिट या नॉक आउट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, है ना, इसमें से किसको निकालना है अपन को, न्यूक्लियॉन्स को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को।
तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक ही बात। अब हमें देखें तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी अपने पास, तो वो आएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टाइन रिलेशन से। तो डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास डिफेक्ट अभी हमने निकाला, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। पर देखो, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, इन न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में हम ये फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालने लगे आंसर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में करेंगे क्या, न्यूमेरिकल में फर्स्ट वी फाइंड मास डिफेक्ट डेल्टा एम। सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, मतलब डेल्टा एम निकाल लो, जो हमारे पास फॉर्मूला है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मास डिफेक्ट। फिर मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, देन टू कैलकुलेट एनर्जी डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास, इसलिए लेता हूं, टू कैलकुलेट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अपने पास डेल्टा एम इंटू 931.5, और ये वैल्यू किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब क्वेश्चन आएंगे, हमें पूरी एनर्जी नहीं निकालनी कि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है फिर सॉल्व करेंगे, तो ऐसे स्टेप क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, है ना। क्वेश्चन में इतनी सारी स्टेप कर दोगे, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी तो टाइम लगेगा। तभी तो हमने कल ये डिराइव कर लिया था कि भाई 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, 931.5। तो डेल्टा एम में कितनी एनर्जी होगी, डेल्टा एम इंटू 931.5। इससे रिजल्ट आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे इसके में तेरे में लिखा है क्या क्वेश्चन, पीछे देख लास्ट में क्या लिख रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी वाला, नहीं है, ले एक बार चेक, तू बोलना फिर से। हाँ, ये बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकाल रखी है अपन ने, नाइट्रोजन की। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, क्वेश्चन दिया हमें अपने पास कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7 and 14, है ना। तो हमें नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। फिर हमें ऐसा गिवन होगा, देखो, मास ऑफ नाइट्रोजन, ये तो गिवन है आपको 14.00307 U, मतलब AMU। फिर मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन होता है 1H1, प्रोटोन को किससे सिंबलाइज करते हैं, 1H1। तो इसके मास का अपन को दे रखा है 1.007.825 U। फिर दे रखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं 0N1, ठीक है। तो इसका होता है 1.00866 U, ये दे रखा है। अब हम क्या फाइंड करनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है। तो हमने क्या कहा, पहले अपन मास डिफेक्ट निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे पहले, तो सॉल्व करना है अपन को। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कितना आएगा, डेल्टा एम, फॉर्मूला वो लिखा हुआ अपने पास। तो जेड, तो जेड कितना है इसका, 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटोन, कितना गिवन है, 1.007.825, प्लस ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, ये भी 7 मल्टीप्लाई बाय
1.00865, ये तो टोटल मास ही आ गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना है 14.00307, ये कर दो। तो डेल्टा एम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा इसका, कितना आ रहा है जैसे बोल दो गीतांजलि, 0.11236, ये आ गया डेल्टा एम की वैल्यू। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपके पास डेल्टा एम, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 931.5, मतलब 0.11236 मल्टीप्लाई 931.5, क्या रिजल्ट आ रहा है 104.334, ठीक है। तो अभी आ गया एमईवी में, लास्ट में थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 104.66 एमईवी, 2 डिजिट, ये रिजल्ट आ गया, है ना। जैसे मान लो मल्टीप्लाइड ये वाली चीजें ज्यादा है इसमें, ठीक है ना। आगे अगर क्वेश्चन तो थोड़ा आपको करना ही होगा, वैसे पूछते कम है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, पूछ भी सकते हैं अपने पास। और इसके अलावा ज्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं इसमें न्यूमेरिकल में, ऐसा बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जो है अपने पास को आप कैसे कैलकुलेट करो, है ना। किसका, वो तो लगभग सब समझ जाते हैं एग्जामिनर। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लो आंसर जैसे अभी करा अपन ने यहाँ पे आ रहा है 104, अपने आ रहा है 204, तो इतना थोड़ी, तो मतलब जैसे आप मान लो 104 की जगह 107 आ रहा होगा, उसके आसपास आ रहा होगा, तो इतना तो चलता है कैलकुलेशन, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो भी समझते हैं इस बात को। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो ऐसे क्वेश्चन में वो प्रीफर करते हैं कि नंबर दे देते हैं, बहुत सी बार बच्चों के, फिर वो क्या है एग्जामिनर कॉपी चेकिंग वाले पे डिपेंड करती है बात। बहुत सी बार क्या होता है अपने पास, आपने फॉर्मुला लगा रखा है, स्टेप सही कर रखी है, लास्ट के आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, तो भी वो एग्जामिनर क्या करता है कि अच्छा भैया थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बच्चा इतना पेपर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है अपने पास, तो भी वो फुल मार्क्स देता है बहुत सी बार, है ना, क्योंकि आपने सब कुछ सही करा है, लास्ट में जाके कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी आपसे, तो किससे भी हो सकती है, इसीलिए मिस्टेक वाली तो होता ना, तुम्हें आता नहीं था, तो वहां पे उसने ये तो चेक कर लिया कि भाई तुम्हें आता तो पूरा है, लास्ट में आके तुमने इसलिए मिस्टेक कर दी, तो भी नंबर दे सकता है। फिर वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर जाता है लास्ट लास्ट का, ठीक है ना इस बार। तो वो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह में देने के पूरे चांसेस रहते हैं भाई, कि भैया बच्चे को पता है भाई सब कुछ करा है, अब वो कहीं ना कहीं गलती में 2+1 आके जाके जगह आपने 4 लिख दिया हो, जल्दबाजी में हो ही जाता है, तो वो आंसर में फिर गलती हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इतना गलती तो वो चल समझ जाता है वो, तो दे देगा ना। तो ये तो क्या हुआ अपने पास बाइंडिंग एनर्जी की बात। फिर ये बाइंडिंग एनर्जी निकाल के समझाया क्या भाई साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि यार जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली, ये क्या डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है स्टेबिलिटी। किसको डिसाइड करती है, कि जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी जिस मटेरियल की या जिस न्यूक्लियस की, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो उन्होंने सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली, जितने भी एलिमेंट थे उनके पास सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली, और सबकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए उन्होंने एक कर्व बनाया, है ना। वो कर्व जो है अपने पास, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। कौन सा ग्राफ बनाया उन्होंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, मास नंबर से। पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या, कितने न्यूक्लियॉन्स है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, तो उससे डिवाइड कर दिया अपने पास। अब इसका ग्राफ जो है प्रैक्टिकल ग्राफ है ना, कि सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली और पर न्यूक्लियॉन के साथ उनका ग्राफ बनाया। तो हमें ग्राफ बनाना है मास नंबर ए के साथ, किसका ग्राफ बनाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। प्रैक्टिकल ग्राफ है अपने पास, तो थोड़ा ग्राफ इस तरीके का ही है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पीक मिलता है यहाँ पर अपने पास, वो लगभग आता है, सबसे ज्यादा पीक जो आएगा ना, वो आता है 8.8,
कितना है ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, जो कि किसके लिए होता है, Fe के लिए, आयरन के लिए। और सबसे कम जैसे मान लो हाइड्रोजन आ रहा है 1H1, फिर यहाँ पे जो पीक आ रहा है ये शो कर रहा है 1H2 या सॉरी 2He4। फिर ये जो पीक आ रहा है ये शो कर रहा है कार्बन को 6C12। ये जो पीक आ रहा है ये शो कर रहा है ऑक्सीजन को। हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम। तो ये जो नीचे ग्राफ आ गया वापस, ये आया लिथियम का। फिर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, तो ये आया नाइट्रोजन 14 का, लिथियम 6। ये ऐसा बुक के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन 18 का। लास्ट में चले जाएं यहाँ पर तो यूरेनियम आ जाएगा, यूरेनियम 235 238, है ना। ऐसे ही आयोडीन का कितना होता है नंबर, आया जैसे मान लो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा आयोडीन आ जाएगा 127। एक दो याद रख लो बस, बीच ऐसे कोई वो नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ लगभग 50 आ गया था मेरे पास, फिर यहाँ पे लगभग लगभग 100, फिर यहाँ पे लगभग लगभग 150, फिर यहाँ पे लगभग लगभग 200, फिर यहाँ पे लास्ट में जाके क्या लिख दो, लगभग 250। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ है अपने पास। हम्म, क्या, ये तो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर थोड़ी। तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ हुआ अपने पास। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शोज स्टेबिलिटी ऑफ एटम या न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की क्या बताता है, स्टेबिलिटी को बताएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो क्या होंगे अपने पास, स्टेबल, या लिख देता हूं यहाँ पे मोर स्टेबल। वो ज्यादा ही क्या होंगे अपने पास, स्टेबल होंगे। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो जितने भी लाइटर है अपने पास, लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई जैसे 1H1 1H2 1H3, ठीक है ना, इनके लिए क्या है अपने पास, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू कैसी है, बहुत कम, लेस है, बहुत कम है अपने पास, है ना। तो ये क्या है अपने पास, सो दे आर लेस स्टेबल। तो इनकी स्टेबिलिटी भी कैसी है अपने पास, बहुत कम है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो क्या होगा ना, जैसे आप क्या करोगे अपने पास कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू, जिनकी ए की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे आगे। और ऐसे लिख रहा है जैसे लोग तक ए की वैल्यू क्या करते हैं अपन, 30 तक अगर इंक्रीज करते हैं, 2 से 30 तक, तो 2 से 30 तक अगर ए को इंक्रीज करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी अपने पास, इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होगी रैपिडली। कैसे इंक्रीमेंट होता है, रैपिडली। पर इस टाइम क्या हो रहा है, तीन तरह से दिख रहे हैं अपने पास कि पीक्स अपीयर, कहां पे आ रहे हैं पीक्स अपने पास, एट, एक तो आता है 2He4 पर, दूसरा पीक कहां पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है ना 6C12 पर, और एक कहां आ रहा है पीक अपने पास, हाँ 8O16 पर, है ना। वैसे तो क्या हो रहा है, हमने लिखा है कि ए बढ़ेगा तो बी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, पर इनकी कहां बढ़ रही है, इनमें तो क्या हुआ, फिर तो लिथियम की हीलियम से ज्यादा आनी चाहिए थी पर नहीं आई, है ना। तो हुआ क्यों ऐसा अपने पास, इनमें अपने पास ये स्पेशल केसेस हो रहे हैं ना इसमें। तो ये क्या है अपने पास, ये पीक अपीयर एट, इस पे पीक लग रहा है अपने को, इसलिए इनका नाम रख दिया उन्होंने मैजिक न्यूक्लियाई। क्यों होता है ये हमारे कोर्स में नहीं, तो ध्यान नहीं रखना, हमें सब ग्राफ के ऑब्जर्वेशन चेक करने हैं।
है ना, कि ग्राफ जो है उसके क्या ऑब्जर्वेशन। फिर और आगे जाएं अगर अपने पास, थर्ड पॉइंट, कि और आगे जाने पे क्या होता है अपने पास, कि जैसे जैसे ए की वैल्यू जो है अपने पास वो 30 से 170 के बीच में होती है, तो ए की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज होगा, पर कैसा होगा अपने पास, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड हैज अ पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू भी मिल रही है फॉर आयरन 26 Fe56 के लिए। और ये सबसे ज्यादा कैसा है अपने पास, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है ये। कौन सा, आयरन। फिर अगर और आगे जाएं, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 170 हो जाएगी अपने पास, तो ए इंक्रीज करते हैं लगभग, ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज होती जाएगी तो जो हेवियर न्यूक्लियाई है अपने पास, हेवियर न्यूक्लियाई, वो भी कैसे अपने पास, लेस स्टेबल। तो जो इंटरमीडिएट वाला है ना, ये वाला पार्ट लगभग, इसमें लगभग लगभग कांस्टेंट ही बना रहता है, ज्यादा कुछ खास वेरिएशन नहीं आ रहा इस बीच वाले सेक्शन में, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं मिडिल वाले। और लास्ट वाले भी कैसे हैं, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, स्टार्टिंग वाले भी कैसे हैं, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है ना, इसलिए वो दोनों के दोनों ही क्या है, लेस स्टेबल। और इंटरमीडिएट वाले कैसे होते हैं अपने पास, हाईली स्टेबल। सर ये शुरू शुरू में कांस्टेंट है कि ड्रॉप हो रहा है? कहाँ पे, सर वो एफई से, आयन एफी से। के बाद अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है ये। होगा ओके। तो ग्रेजुअली हल्का हल्का डिक्रीज ही हो रहा है, पर ये लगभग लगभग यहां से यहाँ तक लगभग क्या है अपना कांस्टेंट, ज्यादा कुछ खास ओके। वेरिएशन नहीं आ रहा वैल्यू में। ओके। मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसी का ही वेरिएशन है अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा खास ओके। वेरिएशन नहीं है। तो लगभग एक का वेरिएशन आ रहा है अगर अपने पास, तो ये लगभग लगभग कैसे हैं सारे के सारे, स्टेबल। मतलब इनकी एवरेज अगर चेक करें ना, तो वो होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एवरेज आ रहा है इन सबका, मतलब जो मैंने लिखा है ना अभी ये 30 से लेके 170 वाले, तो 30 से 170 वालों का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये सारे के सारे कैसे हैं अपने पास, स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल। नेचर। और उसके बाद वाले जो आते हैं ना, जैसे यूरेनियम आ गया, 7.6 होता है लगभग। हाँ, कौन, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, जैसे यूरेनियम आ गया, है ना, यूरेनियम 238 235, इनका 7.6 के आसपास होता है। थोरियम आ गया, तो मैंने कहा इनके थोड़े कम हो गए अपने पास, ये भी कैसे हैं, लेस स्टेबल। तो इंटरमीडिएट वाले हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये तो क्या हुआ, इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशन चेक कर लिए कि ग्राफ देखने पे हमें क्या क्या पता लगा, है ना। फिर इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला फिर, अब क्या कंक्लूजन है इसका अपने पास, इसको देख लेते हैं 2 मिनट। ये क्वेश्चन मिटा के ये लिख देता हूं मैं कंक्लूजन। अब इस ग्राफ के जो अपने पास सिग्निफिकेंस है अपने पास, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, पहला तो अपने यहां भी लिख दिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व shows stability of
न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की क्या बताएगा हमें, स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है अपने पास, है ना। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा, हाई, वो क्या होंगे अपने पास, मोर स्टेबल, है ना, पहला। दूसरा कंक्लूजन क्या देखा कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई, कौन से लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे 1H1 1H2 ये वाले, ठीक है ना, ये कैसे अपने पास लेस स्टेबल। क्यों है लेस स्टेबल, लाइटर न्यूक्लियाई जो है ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, इनको अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी होगी। और बाइंडिंग एनर्जी इनकी कब बढ़ेगी, जब ये ऊपर बढ़े। तो ऊपर कब जाएंगे, ये कोई छोटी चीज है ना, उसको अपना मास बढ़ाना होगा, तब जाके तो मास नंबर बढ़ेगा, तभी तो ये हाई जाएगा। तो उसको मास नंबर बढ़ाना है, इसका मतलब क्या करेगा, छोटी छोटी चीजें आपस में ऐड होगी। और ऐड होने का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, तो क्या करेगा अपने पास कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, टू फाइंड स्टेबिलिटी एंड गेन बाइंडिंग एनर्जी, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फ्यूज हो जाएंगे अपने पास, एंड इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी, और अपनी बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे, है ना। पर जब ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, ये वाला कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ साथ ये एनर्जी भी क्या करते हैं, रिलीज, है ना। तो अपने से ले देते हैं, एनर्जी ऑल्सो रिलीज, एनर्जी भी क्या करेंगे अपने आप ही रिलीज भी करेंगे, है ना। सेकेंड, सॉरी थर्ड, जितने भी हैवियर एटम्स है, तो हैवियर न्यूक्लियाई उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, जैसे यूरेनियम 238, थोरियम 234, है ना। तो जितने भी हैवियर न्यूक्लियस है अपने पास, ये भी कैसे हैं, लेस स्टेबल, क्योंकि इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम। अब जितने भी हैवियर वाले हैं वो तो पहले से बड़े हैं, उनको भी स्टेबल होना है। तो जब बड़ों वालों को स्टेबल होना है तो उन्हें तो पीछे आना पड़ेगा, मतलब हल्का होना होगा। तो कोई चीज हल्की कैसी होगी, जब टूटे, तो इनकी स्प्लिटिंग होती है मतलब, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूज मतलब जुड़ना। तो लेस स्टेबल जो थे अपने पास लाइटर वाले, उन्होंने तो फ्यूजन किया और हेवियर एटम्स बनने की क्या करी, कोशिश। और जितने हेवियर एटम्स है अपने पास वो लेस स्टेबल थे, तो उनको भी इंटरमीडिएट में बनना है, तो वो स्प्लिट होंगे मतलब फ्यूजन करेंगे। तो क्या जाएगा, टू फाइंड स्टेबिलिटी, क्या करेंगे अपने पास, एंड ऐसे ले देता है, इनको भी तो बाइंडिंग एनर्जी गेन ही करनी है। टू फाइंड स्टेबिलिटी एंड गेन बाइंडिंग एनर्जी, दे स्प्लिट इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस, इसको क्या बोला अपन ने, इज कॉल्ड फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्यूजन बोलते हैं। तो ये फ्यूजन करेंगे, इस टाइम भी क्या होता है अपने पास, एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी ऑल्सो रिलीज, एनर्जी अभी भी क्या निकलेगी, बाहर। तो ये इस ग्राफ के कंक्लूजन बता दिए अपने पास कि इस ग्राफ का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कि ये बाइंडिंग एनर्जी को बता रहा है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ज्यादा ही लाइटर न्यूक्लियाई, उनमें तो फ्यूजन होता है, और जो हेवियर न्यूक्लियाई है उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये इसके क्या हो गया अपने पास, कंक्लूजन। टॉपिक अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं अपने पास, तो थोड़ा ध्यान रखें, है ना, स्टार जरूर लगा ले इस पे। ग्राफ पूछ लेते हैं, कंक्लूजन पूछ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कम पूछते हैं,
है ना। ग्राफ पूछ लेंगे 1 मार्क का तो ग्राफ हो गया, तो 2 मार्क्स में क्या आ जाएंगे इसके कंक्लूजन्स, है ना, सिग्निफिकेंस। तो ये हो गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व और उसकी इंपोर्टेंस क्या क्या है। सब में एनर्जी, जब भी अब इनको फ्यूज कराना है ना तो अपने आप तो होंगे नहीं, तो इनको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। एनर्जी, हाँ दोनों होता है, एनर्जी देनी पड़ रही है। फिर जब एनर्जी देते हैं तो वापस वही क्या होता है, हमने क्या करा, फ्यूज किया, फ्यूज करने पे भी देखा था ना मास डिफेक्ट आता है, तो ऐसे उसमें भी क्या आएगा फिर, मास डिफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर अपने पास एनर्जी रिलीज होगी। तो दोनों ही प्रोसेस में मास में क्या जाता है, डिफेक्ट, तो दोनों ही प्रोसेस में फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज, इस वजह से। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बाहर, ये मास डिफेक्ट की वजह से हो रही है। टाइम भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, मंडे को हो जाएगा लगभग खत्म अपना ये न्यूक्लियस, और कल तो टेस्ट है, आ जाना, क्वेश्चन तो भेज ही रखे हैं। हाँ हाँ।